नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एकेडमी में। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश और उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना होती है। आज हम देखेंगे सातवाहन साम्राज्य के विषय में। एक ऐसा साम्राज्य जिसमें माताओं को प्रमुख स्थान दिया गया और यहाँ के राजा खुद को अपनी माता के नाम से ही पुकारते हैं। और उनमें सबसे प्रमुख राजा हम देखेंगे गौतमी पुत्र शातकर्णी, जो सातवाहन साम्राज्य को एक विशाल क्षेत्र तक फैलाता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर भारतीय इतिहास की सीरीज में। आज हम देख रहे हैं सातवाहन साम्राज्य को। अगर हम सातवाहन साम्राज्य का क्षेत्र देखें तो यह उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे प्लस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को छोड़ दे जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे, तो उसके बाद यह मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार करता है और अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद लगभग 100 वर्षों के अंतराल पर दक्कन मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में हमको सातवाहन साम्राज्य मिलता है। पुराणों की अगर हम बात माने तो वे सातवाहन और आंध्र इन दोनों को एक ही मानते हैं। हालांकि पुराणों में सिर्फ सातवाहन का वर्णन हमको मिलता है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण दोनों में सातवाहनों का वर्णन हमको मिलता है। सातवाहनों ने क्या किया? कण्वों को पराजित किया था। हमने देखा था मौर्य साम्राज्य के बाद आया आपका शुंग वंश और इस शुंग वंश के बाद आया आपका कण्व वंश। इस कण्व वंश के बाद मध्य भारत का जो क्षेत्र है वहां पर आता है कौन? सातवाहन साम्राज्य। आरंभ में हम देखें तो जो ये सातवाहन है जिनको आंध्र कहा जा रहा है, ये आंध्र से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से अपना शासन प्रारंभ करते हैं। सातवाहनों के विषय में अगर हम देखें तो इनके सबसे पुराने अभिलेख हमको ईसा पूर्व पहली सदी के आसपास के मिलते हैं। जो सातवाहन शासक हैं और इनसे वंश से संबंधित जो शासक हैं उनको कहते थे दक्षिणाधिपति, और जिस क्षेत्र पर इनका शासन था उसको कहते हैं दक्षिणापथ। तो दक्षिणाधिपति और दक्षिणापथ ये दो शब्द आप ध्यान रखिएगा। सातवाहनों के प्रतिद्वंदी हमको मिलते हैं कौन? शक शासक। जब होगा आपका पश्चिम एशिया का हमला, उसमें हम देखेंगे कि ये शक शासक आएंगे और इन शकों ने क्या किया? महाराष्ट्र के क्षेत्र पर और पश्चिम भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और यहाँ से सातवाहनों को हटा दिया। अगर हम इनके राजाओं को देखें जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है, जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की और उसको की प्रतिष्ठा के जन्म तक ले गए, तो हमको नाम मिलता है सातकर्णी प्रथम का। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक हमको मिलता है, पर यह पहला शासक नहीं है सातवाहन वंश का, यह तीसरा शासक है इस राजवंश का। एक चीज देखिए आप, जब मौर्य साम्राज्य समाप्त होगा उसके बाद जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो धीरे धीरे उदित होंगी। जैसे हमने देखा मौर्य साम्राज्य के बाद आया आपका शुंग वंश, इसकी स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये मौर्य साम्राज्य का ही एक अधिकारी था जिसने मौर्य साम्राज्य के राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और इस साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इसी तरह हम देखेंगे कि जब मौर्य साम्राज्य अपने कमजोर अवस्था में होगा उस समय जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं या हम कहें जो क्षेत्रीय राजा है या प्रशासक है वो सबके सब स्वतंत्र होना चाहेंगे, अपनी खुद की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना चाहेंगे। इन्हीं में हमने देखा शुंग वंश का नाम। और बाद में जब हमने देखा था कर्ण वंश, तो इसने भी यही काम किया था कि शुंग वंश के जो उत्तराधिकारी है उनकी हत्या करके क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो देखिए, अगर हम मान ले मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा है तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा है। अब ये राजा स्वतंत्र होना चाहेंगे और अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहेंगे। अब जैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं ये राजा है, ये क्या करेगा? इस क्षेत्र पर अधिकार करेगा और उसके साथ हो सकता है इस क्षेत्र के कुछ हिस्से पर अधिकार कर ले। ये वाला जो शासक है इसका अधिकार सिर्फ इतने पे रह जाए, ये वाला जो शासक है इसका अधिकार हो सकता है इतने क्षेत्र पर हो जाए। तो इसी तरह से साम्राज्यों का उदय होगा स्थानीय स्तर पर। इन्हीं के दौरान हम देखेंगे शुंग वंश जैसे उदय हुआ ऐसे ही सातवाहन वंश का उदय होगा। लेकिन इनको बीच में ऐसे बड़े राजा मिलेंगे या ऐसे प्रतापी राजा मिलेंगे जो इनके साम्राज्य को बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला देंगे। जैसे हम देख रहे हैं शातकर्णी, ये राजा है तीसरा, लेकिन सबसे प्रतापी राजा के रूप में हमको मिलता है इस वंश के प्रारंभ में। इसकी उपलब्धियों के विषय में देखें हम तो वह हमको नायानिका के नासिक लेख से प्राप्त होता है। दक्षिणाधिपति तथा अप्रतिहत चक्र ये उपाधियां इसको मिलती हैं। पुराणों ने इसे कृष्ण का पुत्र माना है और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ, ये यज्ञ किए हैं और उनसे अपने साम्राज्य की स्थापना करने की कोशिश की है। एक चीज आप और ध्यान रखिए, हमने कहा था शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन ये सारे के सारे ब्राह्मणवादी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मणवादी कर्मकांडों में भी इनका विश्वास होगा
इसीलिए ये वो सारी पद्धतियां अपनाने का प्रयास करेंगे जो ब्राह्मणवादी समाज इनको दिखाना चाहेगा। तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ ये लोग भी करेंगे। तो हम देख रहे हैं सातकर्णी को, तो ये 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करेगा। गोदावरी नदी पर इसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया और मालवा शैली की गोल मुद्राएं और अपने पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट फैक्ट है कि पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं किस साम्राज्य ने या किस राजा ने जारी की। तो साम्राज्य मिलेगा हमको सातवाहन और राजा मिलेगा हमको सातकर्णी प्रथम। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो ये सातवाहन साम्राज्य है इसमें स्त्रियों को महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे, उनके नाम से निर्माण कार्य करवाए जाएंगे और ये राजा अपने नाम के आगे भी अपनी माताओं का नाम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने देख लिया सातकर्णी प्रथम को। अब हम देखते हैं एक चीज गाथा सप्तशती के विषय में। ये एक रचना है जिसे लिखा है हाल ने और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पुस्तक पूरी तरह से महिलाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मतलब महिलाओं का जो दृष्टिकोण है समाज को देखने का, चीजों को देखने का, व्यवस्था को देखने का, उसकी ये बात करता है पुस्तक। और यह पुस्तक सातवाहन साम्राज्य की विचारधारा को दर्शाता है। हाल जो व्यक्ति है जिसने इस गाथा सप्तशती की रचना की है वह स्वयं भी एक बड़ा कवि है और कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता है। तो देखिए सातवाहन साम्राज्य इतना शक्तिशाली बनता है, इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये भी है कि स्त्रियों को सम्मान प्लस आपके जो विद्वान है, जो योग्य है, उन सबका ये सम्मान करेगा, उनको उचित स्थान देगा। जैसे आप थ्योरी पढ़िए ब्रेन ड्रेन की, तो ब्रेन ड्रेन की थ्योरी क्या है कि आपके क्षेत्र का ब्रेन निकल कर चला जा रहा है किसी अन्य क्षेत्र में। अब यह इसलिए होगा क्योंकि आपके उस ब्रेन को आपके क्षेत्र विशेष में वह स्थान नहीं मिलेगा। जैसे हम देखते हैं भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर ये सारे के सारे क्या प्रयास करते हैं कि विदेशों में चले जाएं। आप यूरोप में देखिए, आप अमेरिका में देखिए, कितने सारे भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर वहां पे आपको मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे यहाँ उस ब्रेन को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है जितना उनको इन देशों में मिल रहा है। तो भी साम्राज्य अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन करेगा और ब्रेन ड्रेन को रोकेगा, वह साम्राज्य सशक्त होता हुआ हमको दिखेगा। तो हाल के संबंध में हम देख रहे हैं कि कवि, विद्वान और आश्रयदाता है कवियों और विद्वानों का, और यह गाथा सप्तशती की रचना करता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर युद्ध में सातकर्णी श्रेष्ठ था तो शांति के नायक के रूप में हमको हाल मिलेगा। मतलब जितना प्रभाव सातकर्णी का है, जिसने युद्ध के माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास किया, अपने साम्राज्य का विकास किया, उतना ही स्थान हमको इस हाल नामक व्यक्ति का मिलता है जिसने गाथा सप्तशती की रचना की है। अगर हम सातकर्णी के दरबार में देखते हैं तो बृहद कथा कोश के रचयिता गुणाढ्य और कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ये भी हमको इसके साम्राज्य में मिलते हैं। दूसरा नाम हम देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वितीय का। यह सबसे प्रतापी मिलेगा हमको। इस वंश का यह 23वां शासक होगा। तो पहले तीसरा शासक हमने देखा, अब हम देख रहे हैं 23वें शासक को। यह स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहता है। शकों को इसने हराया और इन शकों से मालवा क्षेत्र, काठियावाड़ क्षेत्र, इन क्षेत्रों को छीन लिया। शकों के विषय में आप फिर से ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम एशिया के आक्रमणकारी हमको मिलेंगे। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वितीय जो है ये बहुत फेमस है, बहुत ताकतवर है, इसकी बहुत मान्यता है और इसको ईश्वर तुल्य भी माना जाता है कई जगहों पर। इस सातवाहन साम्राज्य में इसने क्षत्रियों को हराया था और इसने छतहार वंश का नाश कर दिया था। और एक व्यक्ति मिलेगा हमको नहपान। यह नहपान संबंधित होगा इस छतहार वंश से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने छतहार वंश का नाश किया है, तो वह हमको मिलता है सातवाहन साम्राज्य का गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वितीय। इसके सैन्य विजयों की जानकारी नासिक प्रशस्ति से मिलती है और यह नासिक प्रशस्ति जो है इसकी रचना इसकी अपनी माता गौतमी बलश्री द्वारा किया गया है। तो एक चीज आप देखिए, नया जो स्त्रियां हैं उनको प्रशस्ति लिखने का अधिकार मिला हुआ है इस साम्राज्य में। तो स्त्रियों को प्रशस्ति लिखने का अधिकार यहाँ दिया गया है और गौतमी पुत्र इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसकी माता जो गौतमी बलश्री हैं उन्होंने नासिक प्रशस्ति की स्थापना की है। और यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसकी रचना किसी स्त्री द्वारा की गई है या जिसकी स्थापना किसी स्त्री द्वारा की गई है। तो गौतमी बलश्री द्वारा
नासिक प्रशस्ति की स्थापना की गई है। जोगलथम्बी मृदभांड नासिक में जो स्थित है, यहाँ से हमको नहपान कौन, शतवार वंश का शासक, तो इस नहपान की भारी मात्रा में चांदी की मुद्राएं मिली हैं और उस पे हम देखते हैं कि जो सातवाहन शासक हैं वो इसको फिर से ढलवाकर अपने चिन्हों के साथ पुनः जारी करते हैं। इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो छतवार वंश है इसके शासक नहपान पर विजय का संकेत है। तो देखिए, जो छतहार वंश है इस वंश के क्या थे, सिक्के, और यह सिक्के हमको मिले हैं प्रमाण में। इस छतहार वंश के सिक्कों पर ऊपर से नाम कुरेदा गया है किसका, सातवाहन वंश का। तो इससे हम ये समझते हैं कि छतहार वंश के क्षेत्रों पर सातवाहन के राजाओं ने अधिकार किया और उनके सिक्कों को अपने नाम से फिर से जारी करवाया। दूसरा नाम हम देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वितीय। अब यह और फेमस होगा, तो यह हमको मिलता है वेड़कटक स्वामी के रूप में, और यह वेड़कटक कहाँ है, नासिक जिले में। तो वेड़कटक स्वामी की यह उपाधि धारण करेगा और वेड़कटक नगर की स्थापना ये करेगा, कहाँ पर, नासिक में। बौद्ध संघ को अजकाल की तथा काल के भिक्षु संघ को कजरक नामक ग्राम इसने दान में दिया था। तो यहाँ देखिए आप, जो बौद्ध संघ हैं उनको भी ये लोग समर्थन दे रहे हैं। और एक चीज हम देखेंगे कि जो भूमि दान की व्यवस्था है वह व्यवस्था हमको सातवाहन साम्राज्य से ही प्रारंभ होती हुई मिलेगी। उत्तर में हम देखें अगर, तो मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक के क्षेत्र में इनका क्षेत्राधिकार है। राजराज, महाराज, स्वामी, विंध्य नरेश, ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां ये लोग धारण करते हैं। फिर हम देखेंगे वासिष्ठ पुत्र पुलमाइन, यह गौतमी सातकर्णी द्वितीय का हमको पुत्र मिलता है। आंध्र प्रदेश पर इसने विजय प्राप्त की और इसे ही प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। किसे, वासिष्ठ पुत्र पुलमाइन। आंध्र में अगर हम देखें तो जो इसके अभिलेख है वह हमको सातवाहन वंश के सबसे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं। राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर इसने पैठन या प्रतिष्ठान की भी स्थापना की है, जो आपका कोंकण समुद्र तट है और जो मालवा का क्षेत्र है उस पर अधिकार के लिए शकों से इसका पुनः संघर्ष हो जाता है। हमने देखा था गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वितीय, जिसने शकों से इन क्षेत्रों को प्राप्त किया था या उनसे जीता था। इसको लेके फिर से संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा पुलमाइन के समय में। और काठियावाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर शकों का एक हमको प्रतापी राजा मिलेगा, जिसे कहेंगे रुद्रदामन प्रथम। सुदर्शन झील आपको याद हो अगर, तो उसका इसने जीर्णोद्धार करवाया था। तो पुलियामिन के पिता ने क्या कर दिया कि रुद्रदामन की जो पुत्री है उससे सातवाहन वंश का विवाह संपन्न करवा दिया। और फिर क्या होगा, 2 बार सातवाहनों से इनका संघर्ष होगा। दोनों बार ये जो रुद्रदामन है यह सातवाहन साम्राज्य को हराएगा, लेकिन क्योंकि वैवाहिक संबंध हैं इसलिए बाद में पुनः मैत्री हो जाती है। अमरावती का अगर एक लेख देखें हम, तो उसके अनुसार ये मिलता है कि जो अमरावती का स्तूप है उसके चारों तरफ वेष्टनी का निर्माण इन सातवाहन साम्राज्य के द्वारा करवाया गया है। इसे दक्षिणापथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। किसे, पुलियामिन को दक्षिणापथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में अगर हम देखें तो इसका नाम हमको मिलेगा पुलोमा। तो पुलोमा नाम किससे संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे कि ये पुलुयामिन से संबंधित है। यज्ञश्री सातकर्णी इसका अगला प्रतापी राजा हमको मिलेगा और यह सातवाहन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम राजा है। मतलब महत्वपूर्ण रूप से सबसे अंतिम राजा हमको कौन मिलेगा, यज्ञश्री सातकर्णी। और इसने शकों द्वारा जीते गए भूभाग पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। कोंकण और मालवा का जो क्षेत्र है इसको इसने पुनः सातवाहन साम्राज्य के अंदर स्थापित किया। इसके सिक्के अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इन सारे क्षेत्रों से यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पाए जाते हैं। व्यापार और जल यात्रा का यह प्रेमी हमको मिलता है, इसीलिए इसके सिक्कों पर जहाज के चिन्ह हमको मिलते हैं। अंत में मिलेगा हमको पुलवामी चतुर्थ, और यह अंतिम सातवाहक शासक होगा जिसके बाद सातवाहन साम्राज्य का विघटन हमको दिखता है। अगर हम दक्कन के क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य को समझना चाहें तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि मौर्य साम्राज्य के दौरान ही हम देखते हैं कि कुछ स्थानीय प्रशासक हमको मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें जो अशोक के अभिलेख है, यहाँ पर हमको मिलेंगे रथिक और भोज। ये जो रथिक और भोज है यही बाद में महारथी और महाभोज कहलाने लगेंगे और बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार करेंगे और बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करेंगे। इसी के साथ जो बीडी चट्टोपाध्याय है, एक इतिहासकार, इन्होंने सिक्कों पर अध्ययन किया है मौर्य साम्राज्य से और अन्य क्षेत्रों के। तो वो कहते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य आता है
और उसके बाद जो सातवाहन साम्राज्य स्थापित होगा। 100 साल का अंतर है दोनों में, आप ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन और सातवाहन साम्राज्य की स्थापना के भी। तो जो ये अंतर है 100 सालों का, इसमें हमको अलग अलग राजा दिखते हैं छोटे स्तर पर और अपने सिक्के जारी करते हैं, अर्थात वह स्वतंत्र होने की पूरी कोशिश करते हैं। इनमें सफल सातवाहन होते हैं, मतलब कोशिश बहुत सारे राजा करते हैं पर सफल हमको मिलते हैं सातवाहन। जैसे हमने देखा था शुंग वंश और कर्ण वंश, ये भी हमको सफल दिखते हैं, लेकिन सातवाहन जितने सफल हमको नहीं दिखते हैं। मतलब सातवाहन बड़े क्षेत्र पर अधिकार करते हैं। इतिहासकारों की अगर हम बात माने तो वो कहते हैं कि इन सातवाहनों का शासन 271 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इनका शासनकाल 30 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू हुआ था। हम देख रहे थे कि तीसरे राजा के बाद इनको सबसे प्रतापी राजा जो मिलेगा वो 23वां राजा होगा। तो बहुत लंबे अंतराल के बाद इनको राजा मिलते हैं और इनका जो साम्राज्य का काल है वह बहुत हमको लंबा मिलता है। मतलब योग्य राजा बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं इस साम्राज्य को। तो उसी के कारण इतिहासकार विवाद की स्थिति में आते हैं कि इनका काल कब से शुरू हुआ है। एक समस्या और है कि सातवाहन साम्राज्य के विषय में माना जाता है कि या तो ये पूर्वी दक्कन से शुरू हुए या यह पश्चिमी दक्कन से शुरू हुए। मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से प्रारंभ किया या पूर्व से प्रारंभ किया, इसमें भी विवाद है। अर्थात इन्होंने आंध्र के क्षेत्र से प्रारंभ किया या महाराष्ट्र के क्षेत्र से प्रारंभ किया, कि इनका उदय महाराष्ट्र से होकर तब विस्तृत हुआ या इनका उदय कहां से हुआ, आंध्र से, और उसके बाद यह साम्राज्य विकसित हुआ, इस बात पे भी विवाद है। सातवाहन साम्राज्य का जो संस्थापक है वह हमको मिलता है तिमुक के नाम से, और उसका उत्तराधिकारी उसका भाई कान हमको मिलता है, जिसने इस साम्राज्य का विस्तार किया था। राजवंश का तीसरा सम्राट अभी हमने देखा सातकर्णी हुआ, और इसका शासनकाल ही सबसे लंबा यानी 56 सालों का शासनकाल इस सातकर्णी का हमको मिलता है। शकों और सातवाहनों के बीच हम संघर्ष को देख रहे थे और वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे, ये भी हमने देखा। दक्कन के क्षेत्र में हम देखेंगे कि जब यह सातवाहन साम्राज्य कमजोर पड़ेगा तो वहीं पे उदय होगा किसका, वाकाटक साम्राज्य का। अर्थात जब सातवाहन साम्राज्य समाप्त होगा, अपनी पतन की ओर अग्रसित होगा, तो कई छोटे छोटे साम्राज्य हमको मिलेंगे उनके स्थान पर, जिनमें से एक मिलेगा हमको वाकाटक। ऐसे ही मैसूर में हम देखेंगे कदम्ब शासक, महाराष्ट्र में हम देखेंगे अभीर शासक, आंध्र क्षेत्र में हम देखेंगे इक्ष्वाकु वंश। ये सारे सातवाहन साम्राज्य को प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात इनके क्षेत्रों पर अधिकार अपना स्थापित करेंगे। हम जैसा देख रहे थे कि सातवाहन साम्राज्य का जब विघटन होगा तो इसका जो विदर्भ क्षेत्र है वहां पर आएगा वाकाटक वंश, जो दक्षिणी महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहां आएगा आभीर वंश, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहां आएगा इक्ष्वाकु वंश, और जो आपका कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ पर आएगा कदम्ब वंश। अगर सातवाहन साम्राज्य की भौतिक संस्कृति के विषय में हम देखें तो हमको यह मिलता है कि इन्होंने दक्कन की स्थानीय संस्कृति और उत्तर की विशिष्ट संस्कृति का मिश्रण किया अपने साम्राज्य में। इस सातवाहन साम्राज्य ने जो करीमनगर का क्षेत्र है, जो वारंगल का क्षेत्र है, वहां से लोहे का अयस्क निकाला और उनका उपयोग किया। हम देख रहे थे मौर्य साम्राज्य में लोहे की उपयोगिता, लोहा मौर्य साम्राज्य को कैसे मजबूत बनाता है। और उसी के साथ हमने एक तथ्य देखा था कि जब अन्य क्षेत्रों में लोहा मिलेगा तो वहां के राजा भी सशक्त होंगे और साम्राज्य की स्थापना करेंगे। सातवाहनों के विषय में हम देख रहे हैं कि करीमनगर का क्षेत्र, वारंगल का क्षेत्र, यहाँ पे भी लोहे के अयस्क मिल रहे हैं और उनका उपयोग करके ये लोग शक्तिशाली बन रहे हैं। इन्होंने सीसी के सिक्के भी चलवाए हैं, प्रोटीन के सिक्के, तांबे के सिक्के और कांसे के सिक्के। तो इतने तरह के सिक्के ये लोग चला रहे हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो सोने की मात्रा है, आपको लग रहा होगा कि सोने के सिक्के नहीं मिल रहे इस साम्राज्य में, इसका अर्थ ये है कि सोना शायद पर्याप्त मात्रा में ना रहा हो सातवाहन साम्राज्य के पास। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इनके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और सोने की आपूर्ति इनको लगातार होती रहेगी। मतलब सोना इस साम्राज्य में पर्याप्त मात्रा में होगा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग सिक्के शीशे के, तांबे के, कांसे के, इन धातुओं के सिक्के चलवाएंगे। दक्कन के क्षेत्र में ये लोग वहां की उपजाऊ मिट्टी का उपयोग करते हैं, कपास उगाते हैं, धान उगाते हैं, और यह इनकी आय का एक प्रमुख स्रोत बनता है। अगर हम विदेशी विवरणों की माने, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि जो यूनानी लोग हैं वो इस समय भारत में आ चुके हैं और व्यापार स्थापित हो चुका है, तो वो अपने विवरणों में ये बताएंगे कि जो आंध्र प्रदेश का कपास है यह बहुत फेमस है,
और यहाँ के बने कपास के कपड़े यूरोपीय बाजारों में भी फेमस होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम प्लिनी की बात माने तो वह यह भी कहता है कि सातवाहन साम्राज्य के पास या आंध्र राजाओं के पास एक बहुत बड़ी सेना भी है, जिसमें 1 लाख पदयात्री या पैदल सेना या जिसे कह रहे हैं पदाती, 2000 घुड़सवार और 1000 हाथियों की सेना थी। प्लिनी का ऐसा ही कुछ वर्णन हमने देखा था मौर्य साम्राज्य के विषय में भी, जहां वह मौर्य साम्राज्य की एक विशाल सेना की बात करता है। ऐसा ही वर्णन यह आंध्र प्रदेश के विषय में भी बताता है और यह कहता है कि यह साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना, इसके पीछे इसकी सेना का भी प्रमुख हाथ है। जो करीमनगर का क्षेत्र है वहां पर हमको पक्की ईंट के छत में लगने वाले छेददार कपड़े मिलते हैं। अब ये कपड़ा क्या है, जिससे आपने देखा होगा ऐसे कुछ गांवों में जो घर बनाए जाते हैं तो ऐसे कपड़े जैसी संरचना होती है, जैसे नाली दिखती है आपको, तो यहाँ से हमको पक्की ईंट की ऐसी संरचना मिल रही है। लोहे के औजारों का ये लोग प्रयोग करेंगे, मूठ वाले फावड़े का प्रयोग करेंगे, जिससे कृषि उन्नत हो जाएगी। इन सब वजहों से जो सातवाहन साम्राज्य है वह हमको शक्तिशाली मिलेगा। और इसके अलावा रोमन सिक्के भी इस साम्राज्य से हमको मिलेंगे। जैसा हमने अभी बताया कि सातवाहन साम्राज्य का या उस समय के भारत का रोमन के साथ या रोम के साथ व्यापार बड़ी मात्रा में हो रहा था। उसी के तहत हम देखते हैं कि रोमन सिक्के हमको सातवाहन साम्राज्य में मिलते हैं। इनके सामाजिक संगठन को अगर हम समझना चाहें तो हम देखते हैं एक सबसे अलग चीज होती है इस साम्राज्य में कि जागीर देने की प्रथा स्टार्ट हो जाती है ब्राह्मणों को। तो भू अनुदान के रूप में या दान की भूमि के रूप में ब्राह्मणों को जागीर दी जाने लगी। यह प्रथा किसने चलाई? सातवाहन साम्राज्य में। लेकिन हम इसके साथ एक तथ्य और देखेंगे कि भले ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा भूमि अनुदान या भूदान बौद्ध भिक्षुओं को ही दिए गए हैं। तो ये ब्राह्मण मानते हैं कौन? सातवाहन साम्राज्य के लोग। एक शब्द हमको मिलेगा गांधिक। गांधिक क्या है? यह इत्र का व्यापारी है अपनी प्रारंभिक अवस्था में। तो गांधिक आप ऐसे देखिए, गंध से गांधिक, तो यह इत्र का व्यापारी है। बाद में ये धीरे धीरे सभी व्यापारों को करने लगेगा। तो आपसे पूछा जाए कि गांधिक कौन है, अगर इत्र का व्यापारी दिया है स्पेशली तो आप उसको टिक करेंगे, अदरवाइज अगर व्यापारी दिया है तो आप उसको टिक करेंगे। जो वणिक वर्ग है, जो शिल्पी कर्म है, वह इस साम्राज्य में हमको सशक्त होता हुआ दिखेगा। एक शब्द आप और ध्यान रखिए, श्रेष्ठी। तो जो श्रेणी का प्रधान है, श्रेणी मतलब व्यापारिक संघ, तो श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठिन कहेंगे और श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहेंगे। इसके अलावा जो भड़ोच का क्षेत्र है वह हमको सातवाहन साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह मिलेगा। इनके काल में तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, इनका खूब प्रयोग हो रहा है। और एक शब्द मिलेगा आपको काशार्पण। तो यह काशार्पण शब्द इस्तेमाल होगा चांदी और तांबे के सिक्कों के लिए। अगर हम सातवाहन साम्राज्य के विषय में देखें तो यह ब्राह्मणवादी समाज हमको मिलता है या ब्राह्मणवादी साम्राज्य हमको मिलता है। लेकिन जो दक्कन का क्षेत्र है, अगर हम वहां पर स्थित सभी गुफाओं को देखें तो वह हमको बौद्ध धर्म से संबंधित मिलती है। यहाँ तक यह भी माना जाता है कि बौद्ध धर्म के विकास के लिए ये सर्वाधिक गौरवशाली युग हमको मिलता है। तो भले ही सातवाहन साम्राज्य के लोग ब्राह्मणवादी परंपरा को अपना रहे थे, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ बौद्ध धर्म को भी ये लोग संरक्षण दे रहे थे, ये हम समझ पा रहे हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे जो आपका गौतमी पुत्र शातकर्णी है, इसको कहेंगे क्या? आगमन निलय। आगमन निलय अर्थात वेदों का आश्रयदाता, और यह स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण भी कहता है। तो देखिए, जो इनका ब्रेन है उसको ये लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। उसके अलावा जो मान्यताएं हैं अन्य समाज की, उनको भी ये लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी पहचान को भी स्पष्ट रूप से स्थापित कर रहे हैं। इस गौतमी पुत्र शातकर्णी ने क्या किया? जो बौद्ध धर्म के समय वर्ण व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में जो वर्ण व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी, उस वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का श्रेय इस गौतमी पुत्र शातकर्णी को ही जाता है। यह मात्र तंत्रात्मक समाज था, लेकिन सिंहासन हमेशा पुत्र को ही मिला है, या इनके साम्राज्य में भी सिंहासन पुत्र को ही मिलता था। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। भले ही माताओं के नाम से राजा का नाम हमको मिलता है, माताओं के नाम से शिलालेखों का निर्माण हमको मिलता है, लेकिन राज सिंहासन का अधिकार पुत्र को ही मिलता था सातवाहन साम्राज्य में भी। एक तथ्य और आता है कि जो उत्तर के ब्राह्मण हैं वो इस सातवाहन साम्राज्य को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग स्थानीय जनजाति के लोग हैं और जबरदस्ती ब्राह्मण समाज में
शामिल हो गए हैं। तो उत्तर के ब्राह्मण आंध्रों को ब्राह्मण नहीं मानते हैं, जबकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह सातवाहन साम्राज्य स्वयं को ब्राह्मणवादी ही मानता है। इनका प्रशासनिक ढांचा कैसा है उसको अगर हम देख लें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा का पद है वह अब दैवीय हो जाता है। अशोक के समय या हम कहें मौर्य साम्राज्य के समय ये जो राजा का पद है वह देवता द्वारा पोषित होता था या फिर देवता के द्वारा समर्थन प्राप्त होता था राजा को। लेकिन अब यहाँ राजा ही देवता हो गया है सातवाहन साम्राज्य में। जैसे अशोक को हमने देखा था तो इसको देवताओं का प्रिय कहा जाता है, लेकिन जब हम देखेंगे सातवाहन साम्राज्य तो यहाँ पे राजा को ही क्या करेंगे, देवता मान लेंगे। जो प्रशासनिक ढांचा है इस समाज का, सातवाहन समाज का, वो हमको क्या मिलेगा, मौर्य समाज के ही साथ मिलेगा या मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था जैसा ही मिलेगा। क्योंकि मौर्यों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित किया है और उन्होंने एक संरचना के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया है। इसीलिए भले ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाएगा, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह एक लंबे समय तक चलती रहेगी। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य समाज की वह हमको सातवाहन साम्राज्य में भी मिलेगी। जैसे जो आपका जिला है उसको कहा जाएगा आहार। हमने देखा था आपकी छत्रप प्रणाली इसके तहत शासन व्यवस्था स्थापित थी, उसी तरह की कुछ व्यवस्था हमको इस सातवाहन साम्राज्य में मिलती है। तो आहार के रूप में हमको मिलेगा जिला और इसका प्रबंधक जो होगा अर्थात जो जिले का प्रबंधक होगा वह हमको अमात्य और महामात्य के रूप में मिलेगा। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष बना दिया गया और इसके अलावा एक शब्द मिलेगा आपको गौलिक्य। यह ग्रामों का प्रशासक है, लेकिन इसके पास एक एडिशनल शक्ति होगी, सैन्य शक्ति। मतलब इस गौलिक के पास या गौलमिक के पास दोनों नाम आपको मिलेंगे, गौलिक और गौलमिक दोनों। तो इसके पास ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ यह सैन्य टुकड़ी भी अपने साथ रख सकता है, यह अधिकार इसको मिला हुआ है। फिर मिलेंगे आपको कटक कंधावार, ये सैनिक शिविरों और बस्तियों के प्रबंधक है। सामंतों की हमको 3 श्रेणियां मिलती हैं। एक जो आपका हो गया राजा जिसको सिक्के ढालने का अधिकार है। फिर मिलेगा आपको महाभोज, जो हमने देखा था भोज से हो गया था महाभोज, मतलब मौर्य साम्राज्य में आपको मिल रहे थे भोज और यही बाद में महाभोज बन जाएंगे। तो हमको मिलेंगे कौन, महाभोज, जिनका एक स्थान विशेष पर अधिकार होगा और वहां की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को ये चलाएंगे। और एक मिलेगा आपको सेनापति। तो 3 तरह के सामंत आपको मिलेंगे, राजा, महाभोज और सेनापति। और जैसा हमने पीछे देखा कि कर मुक्त ग्राम ये लोग दान कर रहे थे, किसको, ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को। तो ब्राह्मणों को दान किया जरूर है, लेकिन ज्यादा भूमि किसको मिली है, बौद्ध भिक्षुओं को। यह तथ्य आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो महायान संप्रदाय है इसका, बौद्ध धर्म का, अब यह महायान क्या है, जब हमने देखा था चौथी बैठक या चौथी संगीति इस बौद्ध धर्म की जो होती है आपकी कश्मीर में, वहां पर यह महायान संप्रदाय स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। हमने इसको बहुत डिटेल से किया है, आपको इसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। हमने इन बौद्ध संगतियों के विषय में बहुत डिटेल से पढ़ा है और जो बौद्ध धर्म का विभाजन है उसके विषय में भी बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो बेसिकली हम जान लेते हैं कि जो महायान संप्रदाय है यह दरअसल कर्म कांडों में विश्वास करने वाला बौद्ध धर्म है और यह क्या करेगा, ईश्वर की संकल्पना, मूर्ति पूजा, इन सब को शामिल करेगा किसमें, बौद्ध धर्म में। तो इसी महायान संप्रदाय का प्रभाव हमको मिलता है कहाँ पर, सातवाहन क्षेत्र में, और स्पेशली यह व्यापारियों के बीच में और शिल्पियों के बीच में हमको यह ज्यादा दिखता है। धर्म के विषय में हम देख लें तो जैसे देखा ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले ये लोग हैं और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं और स्पेशली महायान संप्रदाय को। और बौद्ध धर्म के संबंध में हम और देखें अगर तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड, अमरावती नगर में सातवाहन शासक और बाद में उनके उत्तराधिकारी जो इक्ष्वाकु वंश के लोग हैं, ये सारे लोग बौद्ध संस्कृति के समर्थक होंगे और इसको बढ़ावा देंगे। राजा की अब ईश्वर के रूप में पूजा होने लगेगी और जो आपका ये गौतमी पुत्र शातकर्णी द्वितीय है, इसको कृष्ण, बलराम, संकर्षण अर्थात देवताओं का रूप माना जाएगा और उस रूप में इसकी पूजा होगी। एक तथ्य आप देखिए, अमरावती और नागार्जुन कुंड के जो स्तूप हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे हमको मिलेंगे भित्ति चित्र जो कि संबंधित होंगे किससे, बुद्ध के जीवन से। 200 ईसा पूर्व के आसपास इसका आरंभ होता है, इसका इस अमरावती और नागार्जुन कुंड स्तूप के निर्माण का, और दूसरी सदी के आसपास यह पूर्ण हो जाता है।
तो 200 BC से ये शुरू होता है और 2nd सेंचुरी AD तक यह निर्माण चलता है। जो नागार्जुन कोंड का क्षेत्र है यह इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के समय अपनी चोटी पर दिखता है, मतलब जो इसकी महत्ता है वह हमको इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के समय सबसे ज्यादा दिखती है। बौद्ध स्मारकों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी इन इक्ष्वाकु वंश के राजाओं द्वारा बनवाए जाएंगे। तो क्रम के रूप में आप याद रखिए कि सातवाहन वंश के बाद तो अगला वंश हमको मिलेगा वो कौन सा है, इक्ष्वाकु वंश। अमरावती का स्तूप देखिए, इनके निर्माण कला का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमको मिलेगा और उसमें जो भित्ति चित्र है कहाँ पे, अमरावती के स्तूप में, वह हमको बहुत फेमस मिलेंगे। इसके अलावा जो कार्ले चैत्य है यह भी हमको बहुत फेमस मिलेगा। तो वास्तुकला के विषय में अगर हम देखें तो ठोस चट्टानों को काट कर ये लोग चैत्य और विहारों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी देखा कि कार्ले चैत्य और अमरावती का स्तूप यह बहुत फेमस है। इस अमरावती स्तूप के विषय में अगर हम देखें तो मैकेंजी ने 1797 में सबसे पहले इसका पता लगाया और जो इक्ष्वाकु है इन्होंने ही दक्षिण भारत में सबसे पहले ईंट के हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया और वो भी कहा, नागार्जुन कोंडा में। जो नासिक के 3 विहार आपको मिलते हैं जो पहली दूसरी शताब्दी के हैं वह हमको नहपान और गौतमीपुत्र के अभिलेख से मिलते हैं। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा है वह हमको मिलती है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य की वास्तुकला के विषय में ये प्रमुख तथ्य हैं। आगे हम देख ले, एक चीज हमको मिलती है नाने घाट की शाही छवि चित्रों की एक दीर्घा, मतलब एक लाइन से हमको छवि चित्र मिलते हैं। कहाँ पर, नाने घाट में। तो ये नाने घाट सबसे पहली चीज है कहाँ पे, तो हमको ये मिलता है पुणे जिला महाराष्ट्र में, जहां पर पत्थरों को उकेर कर चित्रों को बनाया गया है। जो चित्र हमको मिलते हैं वो किसके किसके हैं, एक शिवुक्का जो संस्थापक है सातवाहन साम्राज्य का, रानी श्रीमातो देवी, नयनिका, नागनिका, राजा सातकर्णी, कुमार भयाला, 5वें व्यक्ति का नाम मिट चुका है, लेकिन महारथी त्राणकरीना, कुमार अवकुश्री और कुमार सातवाहन। तो ये नाम हमको एक भित्ति चित्र में मिलते हैं एक क्रम के रूप में, और कहां से, नाने घाट महाराष्ट्र से। तो ये क्षेत्र देखिए जो नाने घाट का क्षेत्र है महाराष्ट्र में, यहाँ से हमको ये भित्ति चित्र मिलता है और यहीं से हमको ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने बहुत शॉर्ट वेज में जो आपका सातवाहन साम्राज्य है उसकी स्थापना के विषय में, उसके प्रमुख राजाओं के विषय में, उनके प्रमुख उपलब्धियों के विषय में देख लिया है। इन्हीं से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं और अगर आपने ये वीडियो ठीक से देख लिया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।